अगस्त 2024 सुबह सुबह करीब 10:40 के आसपास कोलकाता का ही एक मेडिकल कॉलेज है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज। यहाँ से एक व्यक्ति के पास फोन पहुँचता है। फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा, क्या आप डॉक्टर लेडी के पिता बोल रहे हैं? तो उधर से आवाज आती है, हाँ मैं डॉक्टर लेडी का पिता ही बोल रहा हूँ, बताइए क्या हुआ। तो उधर से आवाज आती है, कहते हैं हॉस्पिटल की तरफ से कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुँच जाइए, क्योंकि आपकी बेटी का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है। और जैसे ही यह पिता बात सुनता है तो उसको यकीन नहीं होता है कि अभी रात में ही तो उससे बात हुई है, अचानक उसको क्या हो गया। इसके बाद फोन कट जाता है। उसके बाद उस लेडी की डॉक्टर पिता ने एक के बाद एक लगातार काफी फोन लगाए, लेकिन वह व्यक्ति फोन नहीं उठाता है जिसने यह बताया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब। और बेसहारा बाप फोन लगा लगा के थक जाता है, तब जाके उधर से फोन उठता है। वह उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है मेरी बेटी को। तब उधर से आवाज आती है, कहता है साहब आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, मतलब मर चुकी है। उस पिता को, मतलब वह जो पिता है, वो बहुत ही तेजी से रोने लगता है। और जब यह बात उसकी माँ को पता चलती है, उसकी माँ का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि आखिर अभी तो मैं शाम को रात को 11 बजे के आसपास बात की थी, और आखिर मेरी बेटी को कैसे अचानक कैसे इस दुनिया को छोड़कर चली जा सकती। इससे पहले कि वह मेडिकल कॉलेज जाते और जानते कि क्या हुआ है, उससे पहले सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक यह बात पहुंच जाती है। और वो जिस रूप में पहुंचती है तो आखिरकार लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है। इसके पास चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे नेता हो, सब लोग सड़क पर उतर जाते हैं लाखों की भीड़ में। यह घटनाक्रम मोबाइल के माध्यम से बहुत ही अधिक लोगों के पास पहुंच जाता है, और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया था उस व्यक्ति का क्रूर चेहरा भी सामने आ जाता है। दरअसल ये घटना इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला यह घटना है, और जिसने भी यह घटना सुना वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इंसानों की शक्ल में कैसा जानवर है ये। आइए जानते हैं आज की इस घटना को कि आखिर क्यों उस व्यक्ति पर लोग थू थू कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की डार्क सीक्रेट रियलिटी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का ही एक सिटी का इलाका है लाल बाजार आरजीकर मेडिकल कॉलेज। दरअसल इस मेडिकल कॉलेज में ईस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की पीजी पोस्ट ग्रेजुएट एक ट्रेनिंग डॉक्टर होती है, जो 8 अगस्त की रात करीब 11 बजे के आसपास उसके पास फोन आता है। उसकी माँ फोन करती है और कहती है, बेटी की हाल समाचार लेती है डेली की तरह। अब पूछती है, बेटा कैसी हो, ठीक ठाक पहुँच गई? तो हम बेटी कहती है कि माँ तुम डेली मेरे पास फोन करती हो, आखिर कोई बात तो नहीं है? तो माँ कहती नहीं कोई बात नहीं, बस ऐसे हाल समाचार तुम्हें लेने के लिए मैं कॉल कर देती हूँ। तो माँ अपनी बेटी से पूछती है कि तुमने खाना खाया? तो बेटी हंसकर कहती है, माँ अभी नहीं, मैं अभी खा लूंगा, मेरा अभी टाइम है, मरीजों को देखने का टाइम है, आप चलो रखो, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जैसे ही वह बेटी मुस्कुराते हुए फोन रख देती है तो माँ समझ जाती है कि बेटी ठीक ठाक है, और वह मरीजों को देखने के लिए चली जाती है। यानी कि वह डॉक्टर ट्रेनिंग ले रही थी और वह पोस्ट ग्रेजुएट की छात्र होती है। फिर वह जगह जगह जा करके मरीजों से मिलती थी, जिसको जिस भी प्रकार की मदद होती थी वह करती थी। जिसको दवा देना था दवा देती थी, जिसको इंजेक्शन लगाना था वह इंजेक्शन लगाती थी। अभी एक डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है, वह पूरा निभाती है, और उसके बाद वह ऐसे करते करते उसको कब 2 बज जाता है उसको पता ही नहीं चलता है, और अब उसको भूख लगने लगती है। उसके बाद वह अपने जूनियर डॉक्टरों से पूछते क्या तुम लोगों ने खाना खाया? तो उधर से आवाज़ आती है कि नहीं, हम लोगों ने भी अभी खाना नहीं खाया है। तो कहती है चलो साथ में खाते हैं। तो अपने जूनियरों के साथ मुस्कुराते हुए खाना खाने लगती है। खाने के बाद वो कहती है कि अपने जूनियर को मुझे थोड़ी घुटन सी महसूस हो रही है, मैं जा रही हूँ थोड़ा आराम करने। चौथी मंजिल सेमिनार हॉल में वह लेडी डॉक्टर आराम करने के लिए चली जाती है। अगला दिन निकलता है, यानी कि 9 अक्टूबर की सुबह के 6 बजे के आसपास लोगों की नज़र पड़ती है। महिला डॉक्टर जिस भी हालत में थी उसे कोई देख नहीं पा रहा था। दरअसल उस लेडी डॉक्टर का जो शरीर था वह अर्धनग्न था, और उसके सर से लेकर के पैर तक ऐसा कोई जगह या फिर ऐसा कोई शरीर के स्थान नहीं था जहां पर उसको चोट नहीं लगी हुई थी। ऐसा लगता है कि उसको अलग अलग हिस्सों में बहुत ही बुरी तरीके से काटा गया है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, और आँख और मुंह और उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहा है, और उसकी जो गर्दन की हड्डियां होती है वह भी टूट चुकी थी। अब यह बात घर वालों को सूचना दी जाती है, लेकिन दूसरे रूप में दी जाती है कि आपकी बेटी बहुत ही ज़्यादा बीमार है। और जब घर वाले परेशान हो जाते हैं तब बताया जाता है कि आपकी बेटी अपने जीवन लीला को समाप्त कर ली, यानी कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। और वहीं घर वालों को यह चीज़ यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी तो रात को ही 11 बजे के आसपास बात हुई थी, आखिरकार ऐसा क्या हो गया। अब यह बात हॉस्पिटल के डॉक्टर को पहुंचती है और उसके बाद नर्स के पास पहुंचती है।
जैसे जैसे लोगों के पास पहुंचती है तो बवाल फैलने लगता है और लोगों को गुस्सा भी आने लगता है। अब उसके बाद चाहे डॉक्टर हो चाहे नर्स हो, सब प्रदर्शनी करने उतर आते हैं। उसके बाद यह बात बीजेपी नेता के पास पहुंचती है। बीजेपी नेता भी इसकी मांग करके वह भी सड़क पर उतर आते हैं। कहा जाता है कि कहीं न कहीं इस मामले को दबाया जा रहा था। ना तो पुलिस वाले की भूमिका सही है, ना ही हॉस्पिटल वालों की भूमिका सही है, और इस तरह से इन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश की है और सरकार पर उंगलियां उठाए जा रहे थे। उस टाइम ममता बनर्जी की सरकार चल रही थी। ममता बनर्जी पर उंगलियां उठाए जाते हैं कि इस मामले को दबाए जाने की कोशिश की जा रही थी, इस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। उसके बाद पुलिस वाले ने उसके घर वालों को फोन करके उसको बुलाते हैं और जब पिता अपनी बेटी को इस हालत में देखते हैं वह रोने लगते हैं। और अब हर किसी के जुबान पर एक ही बात थी कि यह लेडी डॉक्टर इतनी अच्छी थी, 31 साल की उम्र में वह सबके साथ इतना प्रिय स्वभाव, इतना लगाव के साथ रहती थी, वह सबकी मदद करती थी। और आखिरकार उसे कौन इस तरह से मारेगा, कौन इसका बलात्कार करेगा, कौन इसके शरीर के हर एक हिस्से को दांतों से काटेगा, उसकी गर्दन की हड्डियों को तोड़ देता है। और हर किसी के जुबान पर एक ही सवाल था कि कौन था वो दरिंदा। और उसके बाद पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और जब पोस्टमार्टम होकर उसका रिपोर्ट आता है, वह रिपोर्ट सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा वायरल होने लगता है। जब लोगों तक पहुंचता है तो लोगों के अंदर उबाल की फौज मच जाती है और लोग भी सड़कों पर उतरने लगते हैं। और हर किसी का एक ही मकसद था कि इस घटना का जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस घटना का खुलासा हो। ज़्यादातर लोगों ने उसकी फांसी की सजा की डिमांड की। उसके बाद यह जब सरकार के ऊपर दबाव पड़ने लगता है, चाहे आप केंद्र सरकार से हो या अलग अलग राज्यों से हो, यह दबाव बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है। ममता बनर्जी भी कहने लगती है कि हाँ, इसको फांसी होनी चाहिए, लेकिन मैं फांसी के पक्षधर नहीं हूँ। लेकिन जिस तरह से उस व्यक्ति ने घिनौना नेत्र किया है, उसके साथ बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए उसको। अब चाहे सीबीआई की जांच हो या फिर कुछ भी करो, हालांकि उसके बाद एसआईटी का गठन हो जाता है। अब वहीं एसआईटी पर इतना प्रेशर होता है कि कहीं न कहीं एसआईटी को जांच शुरू कर देनी पड़ती है। जब एसआईटी बारीक से बारीक चीज़ों को खंगालने लगती है तो एसआईटी के हाथों में एक ऐसा चीज़ लगता है और उसके बाद सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है कि 6 लोग ऐसे हैं जो सेमिनार के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और तभी एसआईटी के हाथों में एक ब्लूटूथ लगता है, जो कान में ईयरपॉड नहीं लगाए रहते, वो चीज़ मिलता है जिससे काफ़ी लोग बातचीत करते हैं। इससे पड़ताल करना शुरू कर देते हैं और वह अपने सीसीटीवी कैमरे में खंगालते हैं तो जो 6 व्यक्ति होते हैं उनको भी उनका पता चल जाता है। उसके बाद उनके पास जाते हैं, तुलसी जो होता है उनका ब्लूटूथ ऑन कराते हैं तो एक व्यक्ति का ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है और उसे पकड़ लेते हैं। दरअसल उस व्यक्ति का नाम होता है संजय राय। दरअसल जो आरोपी संजय राय होता है वह अपने आप को सिविल वॉलंटियर बताता है, जिसका काम होता है कि वह हॉस्पिटल में आए और देखे जिसका भी मदद करने की आवश्यकता होती थी उसकी मदद करता था। और जो इस व्यक्ति का ब्लूटूथ होता है वह जो कनेक्ट होता है वह बिल्कुल ही लाश के पास पाया जाता है। अब पुलिस वालों के लिए यह प्राइम सस्पेक्ट था और जब पुलिस वालों ने इसे पकड़ा और उसके बाद इसे सख्ती से पूछताछ की तो यह अपना गुनाह कबूल कर लेता है। और उसके बाद उस व्यक्ति के बारे में थोड़ी बहुत जान पहचान की। उसके बाद उस व्यक्ति के मोबाइल को चेक किया जाता है तो उसके मोबाइल में पॉर्न वीडियो मिलते हैं। लोगों ने यानी कि मीडिया वालों ने इसके घर जा करके इससे पूछताछ करना शुरू कर दी। 55/20 शंभुनाथ पंडित रोड का निवासी होता है। वह अपनी माँ के साथ रहता था और उसकी बहन से थोड़ी बहुत झगड़े भी चलता था कि बहन को इसकी आदतें पसंद नहीं आती थी। और उसके बाद पता चलता है कि यह व्यक्ति अपने आप को पुलिस वाला बताता है और वह अपने फोन में गंदी वीडियोस देखता है। और इस व्यक्ति को चाहे किसी भी उम्र की महिला हो या लड़की हो, उसकी आंखों को बस उसको देखने पे अच्छा लगना चाहिए, बस इसकी यही चाहत थी। इसी वजह से पॉर्न वीडियो भी देखता था। और इसकी एक नहीं कई बीवियां थी और जब भी किसी बीवी के साथ वह मनाता था उसके बाद उसका जब मन भर जाता था उसे तलाक देता था, उसको दूसरी बीवी के साथ शादी कर लेता था। ऐसे ही करके वह 8 लोगों से शादी करता, 8 महिलाओं से शादी करता है। उसके बाद एक महिला की मृत्यु भी हो जाती है संदिग्ध तरीके से, जो लोगों को पता ही नहीं चलता है। लोग पुलिस वाले को कुछ खबर ही नहीं करते क्योंकि वो खुद का एक पुलिस वाला था। इस वजह से किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी किसी को बताने की। और ये कभी भी इस हॉस्पिटल में आया जाया करता था और गंदी वीडियोज भी देखता था, गंदी फिल्में भी देखता था। उसके बाद यह 8 अगस्त को रात 11 बजे के आसपास वह जाता है। जब इस घटना का खुलासा हो जाता है तो पता चलता है कि इसी ने उस लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत किया, जिसकी किसी को सोच नहीं थी। उस हद तक इस मतलब एक फर्जी पुलिस वाले ने गिर करके उस लड़की के साथ रेप किया और उसकी जिस तरीके से उसकी बॉडी को छीना नोचा था वो मैं आपको दिखा नहीं सकता था। आप सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, वहाँ पे मैं आपको इसकी सारी फोटो प्रोवाइड कर दूँ। और वह व्यक्ति उस महिला के साथ एक बार नहीं कई बार उसके साथ सेक्स करता है। उसके बाद
लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या आता है कि पहले उस व्यक्ति ने उस महिला की हत्या की, उसके बाद उसके साथ कई बार मतलब कि सेक्स करने की कोशिश की। वह महिला अपने आप को बचाने के चक्कर में चीखती होगी, चिल्लाती होगी, लेकिन आजकल के जो सेमिनार हॉल होते हैं वह साउंड प्रूफ होते हैं। इस वजह से उस महिला की आवाज़ किसी और के पास नहीं पहुंची और वह व्यक्ति इसी चीज़ का फायदा उठा करके उसके साथ इस तरीके से बदतमीजी करता है। और इस मामले की जांच करते हैं पुलिस वाले इसके ऊपर कई धाराएं लगा करके इसको जेल में ले जाते हैं और 23 अगस्त तक जो कोर्ट में ले जाते हैं, तो 23 अगस्त तक इसको रिमांड में भेज दिया जाता है। और इस घटना की पूरी अच्छे से तह की जाती है कि आखिर इसके पीछे कोई और तो नहीं है, ये अकेला है या कोई और है। इसके साथ रिपोर्ट भी जब रिपोर्ट फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी, तो रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद इसके बारे में पता चलेगा कि, लेकिन ये व्यक्ति नहीं बता रहा है कि मैं अकेले हूँ, ये कह रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से उसकी हैवानी, उसके होंठ को काटा जाता है, उसके शरीर के नाखून, हर एक चीज़ को, गर्दन के गले को तोड़ा जाता है, वो चीज़ देख करके लगता नहीं कि यह अकेला होता है। तो उसकी रिपोर्ट आएगी तो पता चली जाएगी, ये तो नहीं बता रहा है। उसके बाद जब इस व्यक्ति के मतलब और लोगों के मन में सवाल आएगा कि इस व्यक्ति को क्यों रोका नहीं गया, तो यह व्यक्ति अपने आप को पुलिस वाला बताता है। जैसा कि जो भी पुलिस वाला था, वॉलंटियर था, इसे कोई उसका काम ही होता है हॉस्पिटल में टहलना, हॉस्पिटल की चीज़ों को देखना और उसकी उन लोगों की मदद करना। फिलहाल के लिए यह व्यक्ति तो पकड़ा जा चुका है, उसके बाद कई ऊपर धाराएं लगाई जाती हैं और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यह घटना बहुत ही दर्दनाक घटना होती है। फिलहाल के चलता हूँ। जाते जाते मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।